नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। कौन नहीं जानता कि जीवन के हास विलास, राग रंग और उल्लास का समापन अंतिम यात्रा के रूप में होता है। फिर भी मनुष्य का पागल मन सांसारिक सुखों के लिए भटकना नहीं छोड़ता। कुछ मिल गया तो खुशी से पागल हो जाता है, कुछ छिन गया तो पीड़ा से सिसक उठता है। यही पुरानी कहानी हर बार नई होकर जिंदगी में दोहराई जाती है। शेखर का खुद का जीवन इसका एक उदाहरण है। ऊंची नौकरी, नंदिता के साथ विवाह और निधि का जन्म, ये जीवन के वे सुख हैं जिन्हें पाकर वह खुशी से बोरा उठा था। फिर एक दुर्घटना में सदा के लिए अपाहिज हो जाना, नौकरी छूटना और बेटी को साथ लेकर पत्नी का घर छोड़ जाना वे दुख हैं जिन्होंने दर्द की तीखी पीड़ा उसके सर्वांग में दौड़ा दी। अनायास ही शेखर की आंखों में दो बूंद आंसू झिलमिला उठे। जब से तन जर्जर हुआ है, मन भी न जाने क्यों बेहद दुर्बल हो गया है। तनिक सी बात पर आंखें भर जाती है। यह सच है कि पुरुष की आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या किया जाए, जिसका सब कुछ लुट गया है, ब्याता पत्नी तक ने जिसे छोड़ दिया, उस एकाकी पुरुष की वेदना नारी की प्रसव पीड़ा से कम भयंकर नहीं। वह तो उनकी माँ जिंदा थी, वरना शेखर के मुंह से एक ठंडी सांस निकल गई। सिरहाने बैठी माँ नीचे झुककर मृत्यु स्वर में बोली, कुछ चाहिए बेटा? नहीं, थोड़ा दूध लाऊं? सुबह से तुमने कुछ नहीं खाया पिया है। निधि के आने पर खाऊंगा, पर नंदिता ने निधि को भेजने से इनकार कर दिया तो? इनकार कैसे करेगी? पड़ोस के मनोहर जी अदालत का आदेश लेकर गए। पुलिस के 2 सिपाही साथ हैं, वे लोग आते ही होंगे। उफ, कैसी विडंबना है। बाप को अपनी बच्ची से मिलने की खातिर अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। पुलिस भेजनी पड़ी। अगर कहीं जज साहब भी नंदिता की तरह तंग दिल होते तो मुझे अपनी आखिरी इच्छा को मन में लिए ही दुनिया से जाना पड़ता। यह कहकर शेखर ने एक ठंडी सांस खींची। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप बेटे के कमजोर चेहरे पर अपनी झुर्रियों भरा हाथ फिराती रही। वर्षों से गुमसुम हो चुका शेखर आज ना जाने क्यों इतना बोल रहा था। नंदिता के चले जाने के बाद उसने हाँ के अलावा कोई बात नहीं की थी। उसकी बोलने की इच्छा ही जैसे मर गई थी। अब तो यह हाल हो चुका था कि चाहने पर भी वह बातचीत नहीं कर पाता। कमजोरी इतनी आ गई कि पूरी ताकत लगाकर बोलने पर भी चिड़िया की तरह चींची से ज़्यादा आवाज़ नहीं निकलती। उसको सुनने के लिए माँ को झुककर उसके मुंह के पास आप अपना कान ले जाना पड़ता है। वैसी ही धीमी आवाज़ में वह बोला, बड़ी गलती हो गई माँ, जो नाई को बुलवा कर दाढ़ी नहीं बनवाई। जरूर मेरा चेहरा भयानक लगता होगा, निधि बच्ची देखकर डर जाएगी, लेकिन अब वे लोग आते ही होंगे। नाई को बुलाने का समय नहीं बचा है। शेखर ने आंखें मूंद ली। 4 साल पहले देखी बिटिया की छवि याद करने लगा। बच्ची का मुस्कुराता चेहरा ही तो वह औषधि था जिसके सहारे इस लंबी बीमारी को उसने काटा था। तकिए के नीचे संभाल कर रखा बेटी का फोटो निकाल कर इतनी बार देखा था कि फोटो की हर रेखा मन में पूरी तरह उतर गई थी। लंबी बीमारी में पुरानी यादें रोगी की अनमोल धरोहर होती। बीते हुए दिनों की सुहानी याद उसके घायल मन पर दवा का काम करती। यदि यह सहारा ना होता तो आदमी पागल हो जाए। अकेले पड़े पड़े छत और दीवारों को कोई कितनी बार देख सकता है। हर सुबह खिड़की से जब धूप का पहला टुकड़ा भीतर घुसता था तो शेखर यह कल्पना करता था कि निधि दबे पांव भीतर घुस रही है। यह कल्पना बड़ी मधुर होती थी, पर कल्पना आखिर कल्पना थी। यथार्थ से उसका क्या संबंध। संयोग से आज जीती जागती निधि इस कमरे में आएगी, जाड़े की सुहानी धूप की तरह कमरे को उज्जास से भर देगी। शेखर के पड़पड़ियाए होठों पर हल्की सी मुस्कान दौड़। तभी अचानक माँ उठते हुए बोली, लगता है वे लोग आ गए। फिर वह उठकर दरवाजे पर गई। वहीं उन्होंने मनोहर जी से पूछा, किसी ने इसे भेजने में आनाकानी तो नहीं की? सरकारी आदेश का उल्लंघन करने की हिम्मत कौन कर सकता है? लेकिन इतना तय था कि समय सिर्फ 8 घंटे की।
मनोहर जी ने जवाब दिया, 8 घंटे तो बहुत है, बाप के तड़पते सीने में इसे देखने की ठंडक पड़ जाएगी। कहते हुए माँ ने 7 वर्ष की पोती को सीने से चिपका लिया और भीगी आंखें पोंछकर उसे साथ लिए भीतर आ गई। आकर देखा कि शेखर की दोनों आंखों से आंसुओं की धारा बहकर दाढ़ी के जंगल में समा रही। माँ ने प्यार से झिड़का, बेटा अब आंसू मत बहा, बच्ची सहम जाएगी। तुम कितने इंतजार के बाद तो इसे देख सका है, पास बैठाकर बातचीत कर। शेखर लटपटाती जबान से बोला, तुमने मुझे पहचान लिया बेटी। मुंह खोलते ही सामने 2 टूटे दांतों की खाली जगह नजर आई। लंबी कष्टदायक बीमारी ने उसे 35 वर्ष की आयु में ही बूढ़ा बना दिया था। सचमुच उसका चेहरा काफी विकृत और भयानक लगने लगा था। निधि बड़े धैर्य से पिता के सिरहाने बैठ गई। उसकी आंखों में न भय था न जान छुड़ाकर भागने की झटपटाहट। मीठी आवाज में बोली, पहचानूंगी क्यों नहीं, आप मेरे पापा हैं। शेखर तो जैसे निहाल हो गया। जल्दी जल्दी अपने कमजोर हाथों से बच्ची को स्पर्श करने लगा। पिता पुत्री के इस भावविहीन मिलन को मां ना देख सकी। उधर से मुंह घुमा लिया उन्होंने और आगे बढ़कर अलमारी से एक खूबसूरत कीमती गुड़िया निकाल लाई। उन्होंने यह कल ही बाजार से मंगवाई थी। निधि ने गुड़िया की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। 10 वर्ष की उस बच्ची में न जाने कहां से इतनी समझ आ गई थी कि उसके भोले बाल मन से भावी अमंगल को सूंघ लिया था। जैसे संयोग से हासिल हो जाने वाले पिता के दुर्लभ प्यार का वह एक एक क्षण आत्मसात कर लेना चाहती थी। अपने हाथों से उसने शेखर को एक प्याला दूध पिलाया। किसी कुशल परिचारिका की तरह एक एक चम्मच दूध पिता के मुंह में डालती रही। फिर तौलिया उठाकर बड़ी सफाई और जतन से मुंह पोंछ दिया। वह एक मिनट भी पिता के पास से हिली नहीं। दादी का दिया साग पराठा भी उसने वहीं बैठकर खाया। अपने नन्हे नन्हे कोमल हाथों से वह पिता का सिर दबाती रही। बैठे बैठे अपने स्कूल की, अपनी सहेलियों की, अपने खिलौनों की ढेरों बातें सुनाती रही। उसने पिता को अंग्रेजी और हिंदी के शिशु गीत भी बड़ी लय में सुनाई। पिता को थका जानकर उसने पिता से कुछ देर सोने का अनुरोध किया। माँ वहीं जमीन पर चटाई बिछाए आराम करती रही। जितनी बार वह शेखर को दवा पिलाने उठती, निधि अब उनके हाथ से दवा ले लेती और पिता को खुद दवा पिलाती। कौन कह सकता है कि यह लड़की 4 वर्ष बाद अपने पिता से मिली। वक्त गुजरता गया। 8 घंटे पलक झपकते बीत गए। चलो निधि, सख्त आवाज में दिया यह आदेश सुनकर शेखर के कमरे में सब चौंक पड़े। ननिता अपने बड़े भाई दीपक के साथ दरवाजे पर खड़ी हुई थी। निधि ने घबराकर पिता की कमजोर कलाई मजबूती से पकड़ ली। मैं नहीं जाऊंगी, यही पापा के पास रहूंगी। चलोगी कैसे नहीं? यह कहते हुए दीपक ने उसे झपटकर गोद में उठा लिया और उसके रोने मचलने की परवाह किए बिना उसे लेकर चल दिया। पल भर तो कमरे में मौत की सी खामोशी छाई रही। फिर शेखर की करुण हंसी उभरी जो रोने जैसी लग रही थी। वह बोला, माँ बेकार ही निधि को बुलवाया। आखिरी समय में मेरे मन में मोह जगा गई। वर्षों अकेले पड़े पड़े सन्यासी की तरह सुख दुख से ऊपर हो गया था। मन में कोई चाह ही बाकी नहीं रही थी। लेकिन अब चाहता हूँ कि 10-5 दिन और जिंदगी मिल जाए जिसे निधि के साथ गुजार सकूं। तब चैन से प्राण निकलेंगे। इस बात को भूल जाओ बेटा, वह अब तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी। उसकी तरफ से अपना मन हटा लो। माँ ने कांपते स्वर में समझाया। सच कहती हो माँ, एक ठंडी सांस लेकर शेखर बोला। पर कहने से ही क्या बच्ची को भूला जा सकता था? वह ध्यान हटाने की जितनी कोशिश करता, बच्ची मानस पटल पर उतनी ही शिद्दत से छा जाती। लगता जैसे झुक कर पूछ रही हो, पापा आपको संतरे की एक फांक छील कर और दे दूं? खींच कर ले जाते वक्त कैसी मचल रही थी। मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे यहाँ से मत ले जाओ। अपने घर जाकर निधि पांव पटकते हुए मचल गई। हाँ, मैं अपने पापा के पास रहूंगी, मुझे वहाँ से क्यों ले आई तुम लोग? ननिता ने खिसियाकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। बोली, पापा के पास लड्डू मिल रहे थे क्या तुझे? घंटों से उसी एक बात की रट लगाई जा रही हो। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। दरवाजे के पास आकर दीपक ने गंभीर स्वर में समझाया। बच्ची के साथ तुम भी बच्ची मत बनो। ननिता उसे प्यार से समझा बुझा कर चुप कराओ। मारने पीटने से कुछ नहीं होगा। दीपक चला गया तो ननिता पल भर खामोश रही। फिर उसने बेटी की पीठ पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। तुम तो बहुत अच्छी बिटिया हो। आंसू पोंछकर दूध पी लो। देखो कितनी रात हो गई, मैं क्यों तुम्हारा कहना मानूं? तुमने भी तो मेरा कहना नहीं माना। जबरदस्ती मुझे ले आई वहाँ से। मेरा मन क्या अपने पापा के पास रहने को नहीं होता?
निशा, गौरव, सोनू सब अपने मम्मी पापा के घर में रहते हैं, मैं नानी के घर में क्यों रहूं? निधि ने हिचकियां लेते हुए मान भरे स्वर में कहा। नैनीता समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची को क्या कहकर बहलाई, पर उसे बहलाना आवश्यक था। वह हिचकिचाते हुए बोली, देखो बेटा, बात यह है, असल में तुम्हारे पापा बीमार हैं, वहाँ रहने से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं हो सकती थी। उनकी बीमारी कब तक चलेगी इसका कोई ठीक पता नहीं। रात दिन बीमार पुरुष के साथ कहाँ तक रहा जा सकता था। हमारी भलाई इसी में थी कि हम यहाँ आ जाते। छी माँ, तुम कितनी गंदी हो, नफरत भरे स्वर में निधि बोल पड़ी। क्यों? नैनीता ने पूछा। गंदी ना होती तो ऐसी बात नहीं सोचती। तुमसे 1000 गुना अच्छी दादी जो बीमार पापा की देखभाल कर रही, मैं अब उन्हीं के पास रहूंगी। तुम इतनी मतलबी हो कि बीमारी में मुझे भी छोड़ सकती हो। दादी कम से कम मुझे छोड़ेगी तो नहीं। निधि की आवाज़ में नफरत और डर दोनों थे। नैनीता सहम गई। उसे लगा जैसे मासूम बच्ची ने उसे निरावरण कर दिया। बेटी की परवरिश तो एक बहाना थी। क्या सचमुच अपने स्वार्थ की खातिर वह रोगी पति को नहीं छोड़ आई थी? उसके कानों में 4 वर्ष पहले की वे बातें गूंजने लगी थी जो माँ और भैया ने उसे कही थी। अभी तेरी आयु ही क्या है, महज 25 वर्ष। ना जाने जीवन कैसे काटेगी। जीवन भर अपाहिज पड़े रहने से तो मरना भला था। यदि शेखर इस दुर्घटना में मर जाता तो उसे भी मुक्ति मिल जाती और घर वाले भी एक बार रो पीट कर सब्र कर लेते। नैनीता, मरने वालों के साथ मरा तो जाता नहीं। शेखर के लिए तू कहाँ तक स्वयं को तबाह करेगी? अपनी न सही अपनी बच्ची की फिक्र कर, उसकी पढ़ाई लिखाई की बात सोच। यहाँ रहकर वही एक बीमार पुराण चलता रहेगा। 1-2 वर्ष की बात हो तो धीरज से मरीज की सेवा भी की जाए। शेखर 4-6 वर्ष भी जी सकता था और 15-20 वर्ष भी। उसके जीवन की डोर अगर लंबी खिंच गई तो तू कहीं की नहीं रहेगी। नैनीता के कानों में हर रोज यही मंत्र फूके गए थे। उसके स्वार्थ और कर्तव्य भावना में कुछ दिन संघर्ष चला था। आखिर स्वार्थ ही जीता था, पर छोटी सी बच्ची ने आज बता दिया कि दुनिया स्वार्थ से नहीं त्याग से चलती है। स्वार्थ के वशीभूत होकर राम को वनवास दिलाने वाली केकई भी क्या बाद में अपने कुकर्तव्य पर नहीं पछताई थी? नैनीता का मन भी उसे धिक्कारने लगा। वह अपराध बोध से भरकर बोली, सचमुच मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ़ कर दो बेटी। मैं वादा करती हूँ कि कल सुबह तुम्हें साथ लेकर तेरे पापा के पास चलूँगी और अब हमेशा वहीं रहूँगी। सच कह रही हो माँ? निधि ने चहक कर पूछा। उसकी आवाज़ में खुशी भी थी और विश्वास भी। बिल्कुल सच, नैनीता ने भर्राए स्वर में उत्तर दिया। माँ के आश्वासन पर निधि दूध पीकर सो गई। नैनीता की आंखों के सामने कभी शेखर का विवाह के वक्त का हंसमुख चेहरा घूमता तो कभी दुर्घटना के बाद का मुरझाया चेहरा। वह मुरझाया चेहरा नैनीता से बार बार कह रहा था, तुमने मुझसे किस बात का बैर निकाला था नैनीता? जीवन भर साथ निभाने का वादा करके मुझे अकेला छोड़ गई। यही दुर्घटना यदि तुम्हारे साथ घटी होती और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया होता तो तुम पर क्या गुजरती? मैं भी मनुष्य था, मेरे सीने में भी एक धड़कता हुआ दिल था। मुझे अकेला छोड़ते हुए तुम्हें तनिक भी तड़फ नहीं हुई? अकेले पड़े पड़े तुम्हें न जाने कितनी आवाज़ें दी मैंने, उनमें से एक भी तुम्हारे कानों में नहीं पड़ी। अपने जीवन के लिए मुझे एक ही उपमा याद आ रही थी, पतझड़ की सूनी साख। वसंत में जो डाली फूलों से लदी हुई थी वह पतझड़ में बिल्कुल वीरान पड़ी। खैर, अकेलेपन से क्या डरना? मनुष्य अकेला ही दुनिया में आया है और अकेला ही जाएगा। बंधु संबंधी अधिक से अधिक शमशान तक उसका साथ निभा सकते हैं, तुमने वह भी नहीं निभाया। जीवन के सफ़र में बीच रास्ते में साथ छोड़ गई, परंतु अब मैं उस मोड़ पर पहुंच गया हूं जहां सारे गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं। यकीन मानो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। नैनीता की आंखों से आंसू बरसने लगे। हृदय में गिलाने का ज्वार उमड़ने लगा। उधर रात भी आहिस्ता आहिस्ता ढलने लगी। भोर की पहली किरण के साथ वह उठ खड़ी हुई। किसी को कुछ बताए बिना वह निधि को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। रिक्शा जब ससुराल की गली के मोड़ पर पहुंचा तो सूरज निकल आया था। रिक्शा वाले को पैसे देकर नैनीता ने बेटी की उंगली थामी और आगे बढ़ी। तभी दिल को चीरने वाला रुलाई का स्वर कानों में टकराया। निधि और नैनीता दोनों ने माँ की आवाज़ पहचान ली। आवाज़ उसी मकान से आ रही थी जहाँ एक दिन नैनीता मांग में सिंदूर से जाए डोली में चढ़कर पहुँची थी। रात को नैनीता ने नफरत भरी आवाज़ में कहा था, माँ तुम गंदी हो। नैनीता को महसूस हुआ जैसे यही वाक्य हर ओर से उस पर लांछन बनकर बरस रहा है। तुम गंदी हो,
हथेलियों से चेहरा ढाँप कर वह रो पड़ी, पर इन खारे मोतियों का मोल पहचानने वाला जौहरी अब कहाँ था। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी और इस कहानी में किस पात्र की भूमिका अच्छी रही और आपको इस कहानी से क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं, लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।